सोचो आप एक रात अपने दोस्त के साथ पार्टी करके घर लौट रहे हो और तभी दो लोग स्कूटर से आकर आपको गन पॉइंट पर किडनैप कर लेते हैं और उसके बाद आपके घर पे फ़ोन की घंटी बजती है और घर वालों से 12 करोड़ रुपए मांगे जाते हैं। मानो एक दिन आप एक बिजनेस मीटिंग के लिए ताज होटल गए हो और अचानक वहाँ पर टेररिस्ट अटैक हो जाए। सोचो अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे। कुछ ऐसे ही दिल दहलाने वाले इंसिडेंट्स का सामना कर और उसमें सूझबूझ और शांत दिमाग से काम लेकर बच निकलने वाले मिस्टर गौतम अडानी के बारे में हम जानेंगे, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं किया लेकिन ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स लिस्ट के अकॉर्डिंग वो एशिया के सबसे अमीर इंसान और दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान भी बन गए। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स लिस्ट में इतने टॉप पर आज तक कोई भी भारतीय या यूँ कहें कोई भी एशियन पर्सन नहीं पहुँच पाया। अभी के समय में फिलहाल उनकी नेटवर्थ करीब $150 बिलियन है। दुनिया के केवल 60 देश ऐसे हैं जिनकी टोटल जीडीपी इस अमाउंट से ज़्यादा है, वहीं 100 से ज़्यादा देशों की जीडीपी तो इस अमाउंट से भी कम है। अब सवाल ये आता है कि जिस इंसान की नेटवर्थ 2014 में $7 बिलियन थी, वो कैसे 2022 में करीब $150 बिलियन का नेटवर्थ बना लिया। क्या ये कोई बड़ा स्कैम है या अडानी के बिजनेस माइंड को समझना मुश्किल है। आज हम जानेंगे कैसे एक हीरे की दुकान में काम करने वाला आम इंसान दुनिया का दूसरा सबसे अमीर इंसान भी बन गया। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद में एक मिडिल क्लास गुजराती जैन फैमिली में हुआ। वे 7 भाई बहन थे। पिताजी कपड़ों का काम करते थे और माताजी हाउसवाइफ थी। ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने बीकॉम में एडमिशन लिया लेकिन सेकेंड ईयर में ही कॉलेज छोड़ दिए क्योंकि घर की फाइनेंशियल स्थिति उतनी अच्छी थी नहीं और वे भी बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। 1978 में मात्र 16 वर्ष की उम्र में मुंबई आकर महिंद्रा ब्रदर्स नाम की डायमंड कंपनी के अंदर एक डायमंड सॉर्टर के तौर पर काम करने लगे और कुछ ही समय में इससे धंधा सीखकर अपना खुद का जावेरी बाजार में डायमंड ब्रोकरेज का काम शुरू कर दिया, जिससे उनको काफ़ी अच्छी अर्निंग हो रही थी। तभी 1981 में उनके बड़े भाई महासुख भाई अडानी ने अहमदाबाद में एक प्लास्टिक फैक्ट्री खरीदी, जिसको और एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने अडानी को अपने पास बुला लिया। उस समय गौतम अडानी के बड़े भाई की कंपनी को हर साल 20 टन पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड की जरूरत पड़ती थी, जिसे इंडिया में आईपीसीएल उतना नहीं दे पा रहा था। तो गौतम अडानी ने कांडला पोर्ट के थ्रू बाहर से प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स को इम्पोर्ट कराना शुरू कर दिया। यहीं से उनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है। गौतम अडानी हर एक चीज़ से बहुत तेज़ी से सीखते हैं और उसका फ्यूचर देख लेते हैं। बाहर से प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स इंपोर्ट कराते हुए गौतम अडानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस सीख जाते हैं और उसके बाद 1988 में अपना खुद का अडानी एक्सपोर्ट्स नामी कंपनी शुरू कर देते हैं, जिसका नाम आगे चलकर अडानी इंटरप्राइजेस बन गया। अब वो बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कराने के साथ साथ एक्सपोर्ट भी करने लगे। 1991 में लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया में लाइसेंस राज खत्म हो गया और बहुत सारी कंपनीज के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई। 1993 में गुजरात गवर्नमेंट ने कच्छ में जो मुद्रा पोर्ट है उसे चलाने के लिए प्राइवेट कंपनीज को अप्रोच किया और कॉन्ट्रैक्ट निकाला। इस कॉन्ट्रैक्ट को अडानी जी जीत गए और मुद्रा पोर्ट उनका हो गया। चूंकि मुद्रा पोर्ट आज भी भारत में सबसे बड़ा पोर्ट है, अब अडानी ने अपने बाकी सारे बिजनेसेस को मुद्रा पोर्ट के आसपास ही सेट कर दिए और खुद का 12,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके इस पोर्ट को रेलवे लाइन से कनेक्ट कर दिए। मुद्रा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट जीतने के बाद अडानी एनर्जी सेक्टर में भी आ गए और आज ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी पावर प्रोड्यूसर है। इसकी जनरेशन कैपेसिटी है 12,500 मेगावाट के करीब। इसके साथ साथ वो भारत के सबसे बड़े सोलर प्रोड्यूसर भी हैं और 1999 में उन्होंने कोल बिजनेस में भी एंट्री ले लिया। इसके अलावा अडानी खाने पीने के ब्रांच में भी आ गए, जैसे हमारे किचन में यूज होने वाला एडिबल ऑयल्स जैसे फॉर्च्यून ऑयल्स अडानी ग्रुप का ही है। 2005 में अडानी ने FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर भारत के अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े शैलोज बनवाए। शैलोज बेसिकली वो चीज़ होती है जिसमें बड़े पैमाने पर अनाज रखे जाते हैं। 2012 के बाद अडानी के बिजनेसेस ने बहुत ही ग्रोथ देखी और अलग अलग सेक्टर्स में एंटर कर गए। जैसे इनके मेगा बिजनेसेस में शामिल हैं 7 बड़े एयरपोर्ट्स, जिसमें मुंबई एयरपोर्ट्स का 74% स्टेक्स इन्हीं के पास है। अब अडानी के बिजनेस माइंड को जरा ध्यान से देखिएगा। अडानी हर उस चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हो और उन्हें मुनाफा देती है। जैसे बाहर से प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स इंपोर्ट कराते हुए वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा सीख जाते हैं और अडानी एक्सपोर्ट नामी कंपनी शुरू कर देते हैं। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए उन्हें शिप्स की ज़रूरत थी, सो उन्होंने शिप्स खरीद लिए। अब शिप्स को रखने के लिए पोर्ट्स की ज़रूरत थी, सो उन्होंने पोर्ट्स ले लिए। अब जो सामान आ रहे हैं उसके लिए उन्होंने वेयर हाउसेज बनवाए। अब इन वेयर हाउसेज को कनेक्ट करने के लिए पोर्ट से उन्होंने रेलवे लाइन बिछा दी। अब इन सब को चलाने के लिए वो पावर ट्रांसमिशन में आ गए, लेकिन पावर प्रोड्यूस करने के लिए कोयले की ज़रूरत थी, सो उन्होंने कोल बिजनेस में भी एंट्री कर गए। अब इसके बाद वो रियल इस्टेट का भी उनका बड़ा कारोबार है, जिसके लिए उन्होंने हाल ही में ACC सीमेंट में इन्वेस्ट कर उसके शेयर खरीद लिए। इस तरह अडानी को अपने बिजनेस को बड़ा बनाने में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसे वो खरीद लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं
और इसी तरह हाल ही में एनडीटीवी के 29% शेयर को एक्वायर कर तहलका मचा दिया। शायद ये भी उनके लिस्ट में होगा। अभी अडानी ग्रुप में 7 ऐसी लिस्टेड कंपनीज हैं जिनके शेयर हम ले सकते हैं। अडानी पोर्ट्स एंड सेज लिमिटेड, अडानी पावर लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अडानी विलमार लिमिटेड, अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, अडानी टोटल गैस लिमिटेड, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। अब बहुत से लोग अडानी की तुलना मुकेश अंबानी से करते हैं क्योंकि दोनों सेम एज ग्रुप के हैं, दोनों गुजराती हैं और दोनों अल्ट्रा रिच हैं। लेकिन सही मायने में बहुतों का मानना है कि अडानी जी धीरू भाई अंबानी के लेवल के हैं क्योंकि दोनों फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं। दोनों ने इतना बड़ा एम्पायर अपने दम पे खड़ा किया है एकदम जीरो से। वैसे कई सारी चैरिटी में भी अडानी जी इंक्लूडेड हैं, जैसे 1996 में शुरू की गई उनकी अडानी फाउंडेशन, जो भारत के अलग अलग राज्यों में भी काम करती है। उन्होंने कई स्कूल्स खोले हैं जिनमें गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। अभी 26 जुलाई 2022 को अडानी जी ने अनाउंस किया कि वो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ जिसमें एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स शामिल हैं, उसके लिए 60,000 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन करेंगे। अब आते हैं इनके एलिगेशंस पे, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं। इसमें मोस्ट फेमस है कि अडानी का मोदी जी से डायरेक्ट लिंक है क्योंकि इनके नेता और खुद मोदी जी भी इनके चार्टर प्लेन में घूमते हैं और चुनाव प्रचार करते हैं। अगला एलिगेशन है जो कि राहुल गांधी जी कहते हैं कि अडानी को मोदी गवर्नमेंट ने 1 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से ज़मीन दी है। इसके जवाब में एक इंटरव्यू में अडानी जी कहते हैं कि पिछली गवर्नमेंट यानी कांग्रेस ने तो 10 पैसे पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से भी ज़मीन दी है और उनका कोई ज़मीन का व्यापार नहीं है। वो बंजर ज़मीन पे अपने पैसे खर्च करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं जिससे उस ज़मीन की वैल्यू बढ़ जाती है। अगला एलिगेशन है कि अडानी ने 2011 से 2013 के बीच टोटल 47,352 करोड़ रुपये कमाए थे, लेकिन उनका उधार ही उनके टोटल रेवेन्यू से ऑलमोस्ट 2 गुना था, यानी कि 81,122 करोड़ रुपए। अभी के समय में फिलहाल उनके ऊपर करीब 2,20,000 करोड़ का कर्ज है और ये कर्ज दुनिया कई सारे देशों के फॉरेक्स रिजर्व से भी ज़्यादा है। इतना ही नहीं, 2018 में जब बहुत सारे एयरपोर्ट्स को प्राइवेट किया जा रहा था तो उससे जस्ट पहले एक रूल में चेंज किया गया। अब रूल ये था कि जो भी प्राइवेट कंपनीज इस एयरपोर्ट के बिडिंग में हिस्सा लेंगी उनका पहले से कोई एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है, जिसका सीधा सीधा फायदा अडानी ग्रुप को पहुंचा, जो कि इस बिडिंग में 6 एयरपोर्ट्स की बिडिंग जीत गए। अडानी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी कोल माइन कार्माइकल कोल माइन, जो कि नॉर्थ गैलिली बेसिन में स्थित है, को एक्वायर करना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां पर ऑस्ट्रेलियन सोशल एक्टिविस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट के भारी विरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि इससे वहाँ की बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो रही थी। लेकिन इन सब से जूझते हुए अडानी ने हार नहीं मानी और वहाँ पर होने वाले इलेक्शन सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर अपना खुद का $2 बिलियन इन्वेस्ट करके इस प्रोजेक्ट को छोटे ही स्केल में शुरू कर दिए और आज कार्माइकल कोल माइन को अडानी ग्रुप ही मेंटेन करता है। अब एलिगेशंस अपनी जगह पर हैं, लेकिन अगर जरा हम ध्यान से देखें तो सारी सरकारें और ज़्यादातर बिजनेसमैन का आपस में लिंक होता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और ये बस भारत में नहीं होता है बल्कि ज़्यादातर विकसित देशों में ऐसा ही होता है। बस अंतर ये है कि बाहर का हम लोग अप्रिसिएट करते हैं और अपने देश का हम लोग हेट करते हैं। अब देखिए, हमारे देश में बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर की बहुत ज़रूरत है और चाहिए भी, क्योंकि इससे जॉब्स क्रिएट होते हैं। और जैसे हम लोग बाहर के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं वैसे ही हमारे प्रोडक्ट्स भी विदेशों में जाना चाहिए। इससे हमारी इकोनॉमी को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। वैसे भी हम अभी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरे हैं और भारत को पहले स्थान पर पहुंचाना है और भारत को विश्व गुरु भी बनाना है। बाकी आपकी इस वीडियो के प्रति क्या राय है प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपनों में शेयर करना ना भूलें। और नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी दबा दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।